ZU शॉर्ट फिल्म प्रेजेंटिंग अगेंस्ट द सन। ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है जहां हमें लोगों के रियल लाइफ एक्सीडेंट के बारे में बताया गया है। ये कहानी आपको जिंदगी में बुरे हालात से लड़ना सिखाएगी। इस कहानी में हमें बताया गया है कि 3 लोगों ने कैसे खुद को 34 दिन तक समंदर में जिंदा रखा। मूवी स्टार्ट होती है 1942 में, जब जापान ने अमेरिका पर अटैक कर दिया था। इसलिए अब अमेरिका भी जापान से बदला लेना चाहता है, तो अमेरिका अपने कुछ एयरक्राफ्ट को साउथ पैसिफिक में भेज देते हैं जहाँ पे जापानीज सबमरीन्स होती हैं। दरअसल इनका ये प्लान था कि इनको अब जापानीज सबमरीन्स पे अटैक करना है, इसलिए अब ये सब उनको खत्म करने के लिए उठ जाते हैं। इसी बीच एक एयरक्राफ्ट होता है जिसमें 3 लोग होते हैं जिनका नाम हैरल, टोनी और जीन होता है। अब ये तीनों अपना मिशन पूरा करके वापस आ रहे थे, तभी ये अपना रास्ता भटक जाते हैं। अब हैरल जो इस प्लेन का पायलट था, वो जीन से कहता है तुम रेडियो से राब्ते में रहो, लेकिन जब जीन राब्ते में रहता है उसे सिग्नल ना मिलने की वजह से आवाज साफ नहीं आ रही थी। यहाँ इनके सामने अब एक और प्रॉब्लम भी होती है कि अब इनका फ्यूल खत्म होने वाला होता है, इसलिए हैरल जीन से क्या हो रहा होता है। इसलिए हैरल यहाँ इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कहता है क्योंकि इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। पायलट इनसे अब कहता है कि अपना जरूरी सामान उठा लो, यहाँ से समंदर में लैंडिंग करनी है। पायलट इस विशाल समंदर में अपने एयरक्राफ्ट को लैंड करवा देता है। अब जब ये तीनों एयरक्राफ्ट से बाहर आ रहे होते हैं तब हैरल की बेल्ट खुल जाती है, लेकिन टोनी और जीन की बेल्ट नहीं खुल पाती, जिस वजह से टोनी और जीन दोनों समंदर में डूबने लग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ये दोनों खुद को उस बेल्ट से आजाद कर लेते हैं और ऊपर समंदर की सतह पे आ जाते हैं जहां हैरल होता है। अब इनका खाने पीने का सारा सामान डूब के रह जाता है क्योंकि ये उसमें फंस गए थे और उसमें से कुछ भी नहीं निकाल पाए थे। इसलिए अब ये तीनों एक छोटी सी एयरबोट के ऊपर होते हैं और दूर दूर तक गहरा समंदर होता है। अब ये लोग जैसे तैसे इस छोटी सी एयरबोट पे रात गुजारते हैं। जब सुबह होती है तो इनको लगता है कि US एयरक्राफ्ट बहुत जल्द इनको बाहर निकाल लेंगे, और ऐसा होता भी है। एक एयरक्राफ्ट इनके ऊपर से उड़ता जाता है, जिसे देख कर ये बहुत जोर जोर से चलाना शुरू कर देते हैं। यहाँ इनके पास कोई फ्लाई गन नहीं होती, इसलिए ये अपनी जैकेट्स उतार देते हैं ताकि उसको सिग्नल दे सके, लेकिन वो एयरक्राफ्ट इस विशाल समंदर में नहीं देख पाता, इसलिए वो इनके ऊपर से उड़कर चला जाता है। ये देखकर ये सब तीनों बहुत सैड होते हैं और अब तक इन लोगों को ये पता चल चुका था कि ये यहाँ फंस चुके हैं। अब हैरल जो इनका सीनियर होता है, उसको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा हो चुका था कि इन तीनों को अब कई दिनों तक यहाँ पे सरवाइव करना पड़ सकता है, क्योंकि ये बड़े समंदर में एक छोटी सी बोट पे होते हैं जहाँ से इनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए हैरल अब इनको सारा जरूरी सामान उठाने को कहता है ताकि इनकी बोट पे फालतू वजन ना आ सके। हैरल इनको अपने जूते उतारने के लिए कहता है और ये लोग अपने जूतों को पानी में फेंक देते हैं क्योंकि इस एयरबोट पे यहाँ ये इतने वजन के साथ नहीं चल सकते। यहाँ हैरल अपने जूतों को पानी में नहीं फेंकता। ये देख के वो सारे हैरान होते हैं और हैरल से पूछते हैं कि सर आपने अपने जूते पानी में क्यों नहीं फेंके, जिसके जवाब में वो कहता है कि अगर हमें जमीन मिल गई तो हमें चलना होगा, इसलिए हमें एक जोड़ी बचा के रखनी होगी। अब जब रात होती है तो ये लोग और भी ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि ये एयरबोट बहुत छोटी है, इसलिए इनको सोने में बहुत परेशानी हो रही होती है। और ये आपस में मशवरा कर लेते हैं कि एक टाइम पे इस बोट में सिर्फ एक ही बंदा सोएगा, बाकी 2 बैठ के रात बिताएंगे। अब हैरल को पता होता है कि उन्हें अब कई दिनों तक बगैर पानी के यहाँ रहना होगा, इसलिए अब वो खुद का ही पेशाब अपने जूतों में स्टोर करके पीने लग जाता है। अगली सुबह हैरल इनको बताता है धीरे धीरे भी आगे बढ़ते रहे तो हम कुछ हफ्तों में वहां तक पहुंच जाएंगे। तो ये सुनकर टोनी कहता है कि इतने दिनों में तो हम भूख और प्यास से मर जाएंगे, इसलिए इनको लगता है कि अब जल्दी खाने पीने का बंदोबस्त करना होगा। अब इनके पास जो सामान होता है ये उनकी मदद लेना शुरू कर देते हैं। जैसे इनके पास एक गन होती है, ये लोग उस गन की मैगजीन से मछली पकड़ने का एक कांटा तैयार करते हैं, फिर ये उस कांटे को पानी में फेंक कर मछली पकड़ना शुरू कर देते हैं। जब एक मछली इनके कांटे में फंस जाती है तो ये लोग उसे ऊपर खींचना शुरू कर देते हैं, पर वो रस्सी बीच में टूट जाती है जिससे वो कांटा भी पानी के अंदर चला जाता है। अब यहाँ काफी गर्मी होती है, जो ये तीनों दोपहर में परेशान हो रहे होते हैं। जब जीन से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती वो समंदर में नहाने चला जाता है, लेकिन जब हैरल उसे कहता है कि इस समंदर में शार्क भी हो सकती है तो जीन डर के जल्दी से अपनी बोट में वापस आ जाता है। अब इन्हें समंदर में सरवाइव करते हुए पूरे 5 दिन हो चुके थे। अब इन 5 दिनों में ना तो इन्होंने खाना खाया होता है और ना ही पानी का एक घूंट भी पिया होता है, जिस वजह से अब ये बहुत वीक हो गए थे। इसी बीच हैरल को एक ख्याल आता है, उनके पास एक पेंसिल है और अब वो एक पेंसिल को निकालता है, जिसके बाद वो एयरबोट पे एक नक्शा बनाता है। अब जब नक्शा बन के तैयार हो जाता है तब हैरल इन्हें कहता है कि हमें बोट को हवा के साथ चलने से रोकना होगा। फिर इनके पास जो सामान होता है उससे ये एक लंगर बनाते हैं जिससे इनकी बोट एक जगह स्टेबल हो जाएगी। फिर ये उस लंगर को पानी में डालेंगे और फिर ये जब उस लंगर को पानी से निकालेंगे
तो फिर ये उस डायरेक्शन में जा पाएंगे जहाँ हवा चल रही होगी। ऐसा करने से अब ये लोग उस तरफ जा सकते हैं जिस तरफ ये जाना चाहते हैं। ऐसा करने के बाद ये लोग अब यहाँ प्रेयर करते हैं और हैरल्ड प्रेयर करता है और कहता है कि समंदर में जितनी भी बोट्स हैं उन सब की रक्षा करना, और उन्हीं बोट्स में से एक मेरी भी बोट है, तो आप मेरी बोट की भी रक्षा करना। तो जीन कहता है कि हमने जिंदगी में एक भी काम अच्छा नहीं किया, लेकिन इस वक्त हमें आपकी मदद की जरूरत है। टोनी कहता है कि हमें इस वक्त सबसे ज्यादा पानी की जरूरत है, इसलिए मैं प्रे करता हूँ कि आप आज बारिश कर दें। फिर ये लोग बहुत देर तक बारिश का इंतजार करते हैं और बहुत ज्यादा इंतजार के बाद यहाँ बारिश नहीं होती, जिससे टोनी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर जीन उसे समझाता है कि तुम ईश्वर को थोड़ा वक्त दो। अब थोड़ी ही देर बाद यहाँ फिर से रात हो जाती है और आज सच में ही बारिश होने लगती है। ये देख के ये तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि आज बहुत दिनों बाद इन्होंने पानी पिया होता है। अगली ही सुबह जीन मछली पकड़ रहा होता है, मगर बहुत ही दिनों में वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाता, इसलिए अब वो बहुत ज्यादा दुखी हो चुका होता है और उसके पास एक चाकू भी होता है जिसे वो पानी में मारना शुरू कर देता है। ये देखकर हैरल्ड उसे कहता है कि तुम चाकू को एयरबोट से दूर रखो क्योंकि एक यही चीज एयरबोट में छेद कर सकती है। लेकिन वो हैरल्ड की बात बिल्कुल नहीं मानता और चाकू को पानी में मारता रहता है। पानी में काफी देर चाकू को मारने के बाद अब वो एकदम यहाँ रुक जाता है क्योंकि उसे लगने लगता है उसने एयरबोट पे चाकू मार लिया है। अब जीन घबराते हुए हैरल्ड को बताता है कि मैंने शायद चाकू को एयरबोट में घुसा दिया है। तो हैरल्ड उसे समझाता है कि इस चाकू का बाहर मत निकालना वरना हम डूब जाएंगे। अब जीन ये महसूस करता है कि उसने ये चाकू बोट में नहीं किसी शार्क के बच्चे के पेट में घुसाया है। फिर जीन उस शार्क के बच्चे को ऊपर खींचने की कोशिश करता है। अब हैरल्ड और टोनी भी उसकी मदद करते हैं, जिसके बाद ये तीनों उस शार्क को अपनी बोट में ले आते हैं। अब कई दिनों बाद इनके हाथ में एक मछली आई है। फिर ये अपने चाकू से उसका पेट चीर के उसे खाना शुरू कर देते हैं। अब ये उस शार्क को खाने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि जब से ये फंसे हैं पहली बार इन्होंने कुछ खाया होता है। अब ये लोग आपस में यहाँ बातें करना शुरू कर देते हैं। हैरल्ड इनको बताता है कि मैं जब अपने घर जाऊंगा तो मेरी वाइफ मुझसे बहुत नाराज होगी। फिर हैरल्ड इनसे पूछता है कि तुम दोनों की शादी हो चुकी है। दरअसल ये तीनों एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते। टोनी कहता है कि मेरी शादी तो नहीं हुई पर मेरी एक गर्लफ्रेंड है, और जीन कहता है ना तो मेरी शादी हुई है और ना ही मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर टोनी जीन से कहता है जब तुम अपने घर जाओगे तो तुम मेरी बहन से डेट कर लेना, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फिर थोड़ी देर बाद रात होती है और जीन अपने हाथ पानी में डाल के सो रहा होता है। तभी एक शार्क उसके हाथ पे हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसका हाथ बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। 15वें दिन की सुबह में टोनी के हाथ में एक गन होती है और तब ही जीन उसे धीरे से कहता है कि ये गन मुझे दे दो और तुम बिल्कुल भी आवाज मत करना। अब जैसे ही टोनी उसे गन देता है तभी वो देखता है कि उसके बिल्कुल ठीक सामने बोर्ड पे एक परिंदा बैठा होता है। जीन अपनी गन से उस पे निशाना लगाता है और वो निशाना ठीक जाके उस पे ही लगता है। जब ये गोली बिल्कुल परिंदे पे लगती है तो वो इनसे दूर जाके पानी में गिर जाता है। ये देखकर हैरल्ड जल्दी से पानी में कूद जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा दिनों से भूखे होते हैं और अब इन्होंने इस खाने को गंवाना नहीं है। जैसे ही हैरल्ड उस पानी में से परिंदे को उठाता है वो देखता है कि उसकी तरफ एक बहुत बड़ी शार्क आ रही होती है। ये देखकर टोनी और जीन घबरा जाते हैं। अब इससे पहले कि शार्क हैरल्ड को अपना शिकार बनाती, हैरल्ड जल्दी से बोट में आ जाता है। फिर वही शार्क इनकी बोट के नीचे से होकर गुजर जाती है। अब इसके बाद इन 15 दिनों में ये दूसरी बार खाना खाते हैं। आज इनको यहाँ पूरे 20 दिन हो चुके थे। ये लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और हैरल्ड यहाँ लेटा होता है। जब वो उठता है तो देखता है कि आज हवा का रुख कोई नहीं देख रहा। हैरल्ड ये देखकर उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तो फिर जीन हैरल्ड को कहता है कि यहाँ देखने को कुछ भी नहीं है और आज वैसे भी 20वां दिन है, अब हमें वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। तुमने जो आइलैंड बताया था वो कहाँ है? तो हैरल्ड कहता है कि जिस आइलैंड का मैंने बताया था वो बस मेरा अंदाजा था। ये सुन के जीन और टोनी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब तक उन दोनों को लगता था कि हैरल्ड को इनकी लोकेशन पता है, लेकिन वो तो बस हैरल्ड का एक अंदाजा था। तो जीन हैरल्ड पे गुस्सा करता है और कहता है कि हम तुम्हारी वजह से यहाँ इतने दिन से फंसे हुए हैं। ये सुनकर हैरल्ड अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि जब मैंने प्लेन चलाया था तो कुछ ही सेकंड्स के लिए मेरी आंख लग गई थी और मुझे नींद आ गई थी, और जब मेरी आंख खुली और हम आउट ऑफ रेंज हो गए थे, यानी अब इस सब के पीछे हैरल्ड की ही गलती थी। तो वो इन सब से माफी मांगता है और अब हैरल्ड उठता है, अपनी लाइफ जैकेट उठाता है और जिसपे उन्होंने नक्शा बनाया था। वो कहता है अब यही हमें घर लेके जाएगा। तभी ही हैरल्ड को एक आइडिया आता है। वो अपने शूज को चाकू से काटना शुरू कर देता है। दरअसल वो अपने लिए यहाँ एक चप्पू बनाने की कोशिश करता है ताकि वो जिस तरफ मर्जी जा सके। अब उसने अपने जूते के नीचे वाले हिस्से को काट दिया होता है और उनको चप्पू बना लिया होता है, और फिर सारा दिन ये यहाँ चप्पू चलाते रहते हैं ताकि किसी किनारे तक पहुँच सकें। अब देखते ही यहाँ पे इनको 30 दिन बीत जाते हैं।
इनके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती और यहाँ ये बहुत ज्यादा बीमार और कमजोर हो चुके होते हैं। थोड़ी ही देर बाद यहाँ रात होती है और रात को यहाँ बहुत तेज बारिश होती है, जिससे ये बहुत ज्यादा पानी पीते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि ये बारिश अब तूफान में बदल जाती है, जिससे इनकी बोट पानी में पलट जाती है और ये सब लोग पानी में गिर जाते हैं। ये अपनी बोट को सीधा करके उस पर चढ़ जाते हैं और सारी रात तूफान का मुकाबला करते हैं। और फिर जब सुबह होती है तो ये सब बोट पे अधमरी हालत में लेटे होते हैं और कहीं ना कहीं अब ये तीनों इस बात को कबूल कर लेते हैं कि अब ये यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। जीन देखता है कि टोनी की बहन सामने एक चेयर पे बैठी है। दरअसल ये उसके दिमाग की इमेजिनेशन होती है। फिर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बहन से प्यार हो गया है। तो टोनी उसे कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम दोनों एक ग्रेट कपल बनोगे। इसके बाद हैरल आज दो फिर गुनाहगार समझ के माफी मांगता है, लेकिन टोनी इन दोनों से कहता है कि अब हम बहुत ज्यादा आगे आ चुके हैं और हम यहाँ हिम्मत नहीं हार सकते। जिसके बाद टोनी अपने हाथ से बोट को टकेलना शुरू कर देता है। ये देखकर हैरल और जीन भी ऐसे ही करते हैं। फिर ये इसे धीरे धीरे धकेलते हैं ताकि इन्हें कोई किनारा मिल सके। अब देखते ही देखते इनको 34 दिन हो जाते हैं। ये तीनों आज बिल्कुल अधमरी हालत में होते हैं और जिंदा लाश की तरह लेटे होते हैं। हैरल अब ये मान चुका होता है कि अब वो जिंदा नहीं बच सकते, इसलिए अब वो समंदर का पानी पीने लग जाता है। लेकिन उसके सामने जीन लेटा होता है। वो एकदम से खड़ा होता है और कहता है कि मुझे कुछ सामने नजर आ रहा है। तो फिर जब ये तीनों वहाँ देखते हैं तो वहाँ सच में एक आइलैंड होता है, जिसे ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। जीन ऊपर आसमान में देखकर ईश्वर को थैंक यू बोलता है। अब तक ये तीनों एक जिंदा लाश की तरह थे, लेकिन अब इनमें एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। ये तीनों बहुत ही तेजी से अपने हाथों से धकेलना शुरू करते हैं। बोट आगे बढ़ती है। अब फाइनली 34 दिनों बाद ये धरती पे कदम रखते हैं। ये देखते ही इनके सामने एक घर होता है, जिसे देखकर ये सुकून की सांस लेते हैं और उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। इस मूवी का एंड यहीं पे हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों 34 दिन के मुश्किल सफर को पार करने के बाद एक हुका पुका बीच पे पहुंच जाते हैं। इन लोगों ने 34 दिनों में लगभग 1000 माइल से भी ज्यादा सफर तय किया है। उसके बाद हमें उन तीनों के रियल फोटो दिखाई जाती है और बताया जाता है कि हैरल ने कभी दोबारा एयरक्राफ्ट नहीं उड़ाया और बाद में उसे नेवी की तरफ से अवार्ड भी दिया गया, क्योंकि इस मुश्किल सफर में उसने अपने साथियों को अच्छे से गाइड किया। टोनी ने अपने कैरियर को नेवी में ही जारी रखा। जीन ने भी रेडियो मैन बन के अपना कैरियर जारी रखा और आगे जाके उसने टोनी की सिस्टर से शादी कर ली। इसी के साथ मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।